किसी गांव में मिताली नाम की एक लड़की रहती थी। मिताली का परिवार बहुत अमीर था। उसके पापा उस गांव के सबसे अमीर कारोबारी थे। मिताली अमीर थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का बिल्कुल घमंड नहीं था। गांव की सभी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन मिताली की एक ही दोस्त थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया मिताली के घर आने वाली नौकरानी की बेटी थी। प्रिया अक्सर अपनी माँ के साथ आ जाया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया और मिताली में दोस्ती हो गई थी। एक दिन की बात है, प्रिया को गांव की कुछ लड़कियां तंग कर रही थी। ओए नौकरानी की बेटी, कहाँ जा रही है? इधर तो आ जरा, हमारे जूते साफ कर दे। और हाँ, हम फ्री में तेरे से जूते साफ नहीं करवा रहे हैं, हम तुझे इसके पूरे 5 रुपए देंगे। तू तो इतने में ही खुश हो जाएगी। मिताली दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो उसी वक्त प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर उन लड़कियों को बोलती है, क्या हमेशा खाली बैठी रहती हो तुम सब? क्या कह रही थी? तू 5 रुपए दे देगी? है क्या तेरे पास? हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या फायदा इतने अमीर होने का? हरकतें तो तुझे 2 कौड़ी की ही करनी है। देख मिताली, तमीज में बोल, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरे से बुरा अभी भी यहाँ कोई नहीं है। क्या तमीज? देखो देखो, तमीज के बारे में बोल भी कौन रहा है, जो खुद बदतमीजी की मिसाल पेश करती है। क्या मिताली, तू भी तो हमारी तरह अमीर है, लेकिन फिर भी तू इस गरीब लड़की के साथ घूमती रहती है। हम तेरी दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन तू सिर्फ इस नौकरानी को अपना दोस्त समझती है। पहली बात, नौकरानी नहीं, प्रिया नाम है इसका। तुम लोग पैसे से जितने अमीर हो उतने ही दिल के गरीब हो। मुझे उन लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना जो पैसे देखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और हाँ, आज के बाद प्रिया को तंग करने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद मिताली प्रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मिताली अपने मम्मी पापा से कहकर प्रिया का भी अपने स्कूल में एडमिशन करवा देती है। इस तरह बहुत साल बीत जाते हैं। दोनों काफी बड़ी हो जाती है और अभी भी दोनों की दोस्ती बचपन की तरह गहरी थी। एक दिन की बात है, प्रिया अपनी माँ के साथ मिताली के घर नहीं आती है। प्रिया की माँ अकेले किचन में जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी। मिताली प्रिया की माँ के पास आती है और बोलती है, शांति आंटी, आप इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो और प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही? बेटी, आज मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। दरअसल आज प्रिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? लेकिन शांति आंटी, प्रिया अभी सिर्फ 20 साल की है। अभी तो हम दोनों को साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म करनी है। इतनी जल्दी क्या है शादी की? बेटी, हम गरीबों के घर बहुत मुश्किल से रिश्ते आते हैं। मैं इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हूँ। मैं अकेली घर संभालती हूँ और चाहती हूँ जल्दी से मेरी नजरों के सामने प्रिया की शादी हो जाए। मिताली ये सब जानकर उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन शाम को लड़के वाले आते हैं और प्रिया की शादी तय हो जाती है। कुछ महीनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिताली अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। कुछ सालों बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और मिताली के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद मिताली की भी शादी एक अमीर लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह बचपन की सहेलियां एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब उन दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी दोनों दिन में किसी भी एक वक्त थोड़े समय के लिए फोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन दोनों सहेलियां फोन पर बात कर रही थी। कैसी है मिताली? मेरी लाइफ तो मजे में कट रही है, लेकिन तू ये बता, मेरे से मिलने कब आ रही है? जब तू बोले मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर 2 दिन बाद आजा। मैं कल ही तुझे आने को कहती, लेकिन कल मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तू 2 दिन बाद आजा, तेरा इंतजार रहेगा। उसके बाद दोनों फोन रख देती हैं। मिताली अपनी सास को प्रिया के बारे में बताती है। मिताली बहू, अभी तुम्हारे इस घर में आए कुछ समय ही हुए हैं और तुमने अपनी मनमर्जियां चलानी शुरू भी कर दी। क्या जरूरत थी अपनी गरीब सहेली को बुलाने की? खैर छोड़ो, अब तुम्हें अपनी जो मनमर्जी करनी थी कर ही ली है, अब आने दो।
2 दिन बाद प्रिया फल लेकर मिताली के घर आती है। मिताली का ससुराल बहुत आलीशान था। अपने बचपन की सहेली को देखकर मिताली की आंखें भर आती है। दोनों थोड़ी देर तक बात करती हैं। तभी मिताली की सास सुमित्रा आ जाती है। मिताली बहू, अपनी सहेली से मिलना मिलाना हो गया हो तो जरा इसके पैर देखो, कैसी मिट्टी में सने हुए पैर लेकर घर के अंदर आ गई। और तो और तुमने इसे सोफे पर बिठा दिया। मैं नहीं चाहती इस गरीब लड़की की वजह से मेरा इतना महंगा सोफा खराब हो जाए। एक कुर्सी उठाओ और गार्डन में जाकर गप्पे लड़ाओ। अपनी गरीब सहेली के साथ ऐसा व्यवहार देख मिताली बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ कह नहीं पाती है। वो एक कुर्सी लेती है और गार्डन में चली जाती है। मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले ये बता, तू क्या खाना चाहेगी? कुछ भी खा लूंगी, तुझे तो पता ही है खाने में मैं ज्यादा नहीं सोचती, जो भी मिल जाए खा लेती हूँ। ठीक है, मैं मेड से बोलकर तेरे लिए बढ़िया सा कुछ बनवाती हूँ। मिताली किचन में जाती है और अपनी मेड से कहती है, कुसुम, मेरी सहेली आई है, उसके लिए छोले कुलचे बना दे। प्रिया को छोले कुलचे बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, आप सब थोड़ा इंतजार करिए, मैं जल्दी से बना कर लाती हूँ। जब तक तुम छोले कुलचे बनाती हो तब तक मैं अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती हूँ। अच्छे से स्वादिष्ट बनाना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मिताली नाश्ता लेकर प्रिया के पास जाने लगती है। तभी बीच में सुमित्रा मिताली को रोक लेती है। मिताली बहू, इतना सारा नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हो? अगर अपने निखट्टू सहेली को इतना महंगा नाश्ता करवाओगी तो हर दिन मुँह उठा कर आ जाएगी। ये सब यही रख दो, बस चाय लेकर जाओ। सुमित्रा मिताली के हाथ से नाश्ता का प्लेट ले लेती है। मिताली चाय लेकर प्रिया के पास चली जाती है। सुमित्रा बार बार प्रिया को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने घर वापस जाने लगती है और जाने से पहले सुमित्रा के पैर छूती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। तुम गरीब तो पैसे लेने का कोई नया तरीका ढूंढते रहते हो। कभी गले पड़ जाते हो या कभी पैर छूने लगते हो। ये लो रखो 50 रुपए, अब जाओ यहाँ से। हो सके तो वापस मेरे घर कभी मत आना। लेकिन माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी बचपन की सहेली है। अगर ये मेरे से मिलने यहाँ नहीं आएगी तो मैं इससे कैसे मिलूंगी? तुम्हें इससे मिलना हो तो घर के बाहर मिलना, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। मिताली अपनी सास की इन बातों से बहुत दुखी होती है। इस बार सुमित्रा सारी हदें पार कर देती है, जिसकी वजह से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी प्रिया, तुझे भी लग रहा होगा ना, इतनी अमीर घर की बहू होकर मेरे बस की कुछ नहीं है। तभी तो मेरी सास ने मेरी गरीब सहेली की हंसी उड़ाने की सारी हदें पार कर दी और मैं कुछ नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं मिताली, कम से कम तेरी सास ने मुझे तेरे से मिलने दिया, इतना ही बहुत है। उसके बाद प्रिया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद प्रिया का जन्मदिन आता है। आज प्रिया का जन्मदिन है, मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसके घर जाऊंगी। ये सरप्राइज देखकर वो बहुत खुश होगी। मिताली प्रिया के लिए बहुत सारी साड़ियाँ, मिठाई के डब्बे और सोने की चेन खरीदती है। उसके बाद वो प्रिया के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। सुमित्रा मिताली के कमरे में आती है और सारा सामान देख लेती है। मिताली बहू, इतना सारा सामान, हमारे घर में तो कोई फंक्शन नहीं है, फिर इन सब का क्या करोगी तुम? माँ जी, आज प्रिया का जन्मदिन है और ये सब मैंने उसके लिए ही खरीदा है। अपनी सहेली के पीछे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं है ये सब ले जाने की। ये लो, मेरी एक पुरानी साड़ी लो, यही दे देना। सुमित्रा मिताली के कमरे से सारा सामान लेकर चली जाती है। मिताली प्रिया के घर जाने लगती है। रास्ते में मिताली अपने पैसों से प्रिया के लिए एक केक और एक सुंदर सी साड़ी लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद मिताली प्रिया के घर पहुंच जाती है। प्रिया की सास मिताली को देखती है। आप कौन? अम्मा जी, मैं प्रिया की बचपन की सहेली हूँ। अच्छा मिताली, प्रिया तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। आओ आओ बैठो, मैं अभी प्रिया को बुलाती हूँ। जानकी प्रिया को बुलाती है। प्रिया मिताली को देखकर बहुत खुश होती है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, तुम मेरे घर आई, ये मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा सरप्राइज है। तुम दोनों बातें करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं रुको अम्मा, पहले प्रिया अपने जन्मदिन का केक काट ले, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। प्रिया केक काटती है। उसके बाद जानकी दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है। जब तक मिताली नाश्ता कर रही थी, जानकी उसके पास एक पंखा लेकर खड़ी थी। क्या अम्मा, आप पंखा लेकर क्यों खड़ी हो?
नहीं बेटी, हमारे घर में बहुत मच्छर है। तुम्हें ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए पंखे से हवा कर रही हूँ, कहीं तुम्हें कोई मच्छर ना काट ले। नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए और हमारे साथ बातें करिए। उसके बाद तीनों आपस में बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद जानकी मिताली के लिए खाना बनाने चली जाती है। कुछ घंटे बाद खाना खाकर मिताली अपने घर वापस जाने की सोचती है। अब मुझे चलना चाहिए, अम्मा मैं चलती हूँ। जानकी अपने कमरे से मिताली के लिए एक साड़ी लाती है और उसे दे देती है। पहली बार मेरे घर आई हो, इसलिए साड़ी देना जरूरी था। मेरे पास साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। यही पुरानी साड़ी है, लेकिन मैंने इसे कभी पहना नहीं है। मिताली जानकी का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। प्रिया अपनी सहेली को घर के बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी मिताली प्रिया को बोलती है, प्रिया, एक मेरी सास है जो तेरे होते हुए बार बार तुझे नीचा दिखा रही थी, और एक तेरी सास है जिसने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा। काश मेरी शादी भी ऐसे ही किसी घर में हुई होती। सच में तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। तू गरीब है, लेकिन तेरे छोटे से घर में इतनी सारी खुशियाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं इतनी अमीर होकर भी खुश नहीं रहती। ये सब किस्मत है मिताली, अब ज्यादा मत सोच। उसके बाद मिताली अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद जब भी मिताली को प्रिया से मिलने का मन करता था, तो वो अपनी सास से छुपकर प्रिया के घर आ जाया करती थी। इस वजह से सुमित्रा भी गुस्सा नहीं होती थी और मिताली भी अपनी सहेली से मिल लेती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों अपने अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। चांद पर मायावी बर्थडे केक का घर। सोनिया पुणे नाम के शहर में रहा करती थी। सोनिया के माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी और उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, जिस कारण वो अकेली ही रहा करती थी और खुद ही खुद का ध्यान रखती थी। अपना खर्चा उठाने के लिए सोनिया एक बेकरी में काम किया करती थी। सोनिया को केक बनाना बहुत पसंद था, इसलिए शायद उसका काम भी इतना अच्छा था कि उसकी मालकिन हर रोज उसकी तारीफ करती थी। क्या बात है सोनिया, तुमने इस बार्बी डॉल केक की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर की है। ये हमारे कस्टमर के बेटी को जरूर पसंद आएगी। सच में तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। तुम्हारे सिवा ऐसे कोई भी केक आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तुम सच में इतनी तारीफ डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच रूपाली दीदी। मुझे केक बनाना पसंद है और मैं मन से ये काम करती हूँ, इसीलिए अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। मुझे तो बस केक देखने के बाद जो कस्टमर के चेहरे पर खुशी आती है वही चाहिए होती है। उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी इस बेकरी में ले ही नहीं सकता है। इसी तरह रूपाली हमेशा सोनिया की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया। दीदी, कल मेरा बर्थडे है और मैं कल का दिन खुद के साथ बिताना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ बीते लम्हों को याद करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ सोनिया, क्यों नहीं। कल तुम छुट्टी ले लेना और आराम से अपना बर्थडे मनाना। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सोनिया अपने घर से निकलने लगती है, तभी उसे रूपाली का कॉल आ जाता है। सोनिया, जल्दी से बेकरी आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल आया है। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती, रूपाली फोन काट देती है। मैंने तो दीदी को बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, फिर उन्होंने ऐसे अर्जेंट कॉल क्यों किया? लगता है वो भूल गई होंगी। कोई नहीं, मैं बेकरी जाकर उन्हें याद दिला देती हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनिया बेकरी पहुँचती है, रूपाली उसे एक सरप्राइज देती है। रूपाली ने पूरी बेकरी को बहुत सुंदर गुब्बारों से सजा रखा होता है और वहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत ही प्यारा केक भी रखा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे वो कॉल किया था? हाँ, मुझे पता था अगर मैंने तुझे ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बुलाया तो तू कभी नहीं आएगी। अच्छा ले, ये केक ले और तुझे जहाँ जाना है जा।
मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे अपने माता पिता की यादों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। पर हाँ, अपने साथ मेरे हाथों से बनाया हुआ मेरा ये केक ले जा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इन सभी चीजों के लिए और खासकर मुझे समझने के लिए। इसके बाद सोनिया रूपाली का दिया हुआ बर्थडे केक लेकर नदी किनारे एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो अक्सर जाया करती थी। और वहां जाकर केक काटने से पहले अपने माता पिता की यादों को अपनी आंखों के सामने लाने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, तभी मदद के लिए चिल्ला रहा है। सोनिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। सोनिया जल्दी से जाकर उस परी की रस्सियां खोलती है। आप कौन है और आपको यहाँ ऐसे किसने बांधा? मैं अलका परी हूँ, एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांध दिया था। पर आप तो परी हैं, आपके पास तो जादुई छड़ी होगी, आपने खुद को आजाद क्यों नहीं कराया? यही तो मेरी परेशानी का जड़ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी चांद पर बने एक मायावी केक के घर के अंदर छुपा रखी है। तो आप वहाँ से जाकर अपनी छड़ी ले आइए, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी छड़ी के बिना पृथ्वीलोक के बाहर नहीं जा सकती, परंतु शायद तुम इसमें मेरी सहायता कर सकती हो। मैं भला इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखो, मैं यहाँ जादुई सीढ़ियाँ प्रकट कर दूंगी, तुम उसकी मदद से चांद तक पहुँच जाना और वहाँ पर बने उस मायावी केक के घर में से मेरी जादुई छड़ी ले आना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, वो मायावी केक का घर इतनी आसानी से तुम्हें मेरी छड़ी ले जाने नहीं देगा। तुम्हें उसके कई मायावी सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस मायावी केक के घर के अंदर जा पाओगी। ठीक है, अगर मेरा ऐसा करने से किसी की परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलका परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है जो चांद तक जा रही होती है। सोनिया उन सीढ़ियों पर चलकर चांद तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो चांद पर पहुँचती है, उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। अलका परी तो कह रही थी ये केक का घर मायावी है, परंतु ये केक का घर दिखने में तो कितना सुंदर है। इतने सुंदर तो असली केक भी नहीं होते। तभी उस मायावी केक के घर से आवाज आती है। ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपना इरादा स्पष्ट करो। माफ करिएगा अगर मैंने आपको परेशान करा तो, पर मुझे आपके घर के अंदर जाना है, आप द्वार खोल दीजिए। मेरे द्वार ऐसे किसी के लिए नहीं खुल जाते। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे मायावी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? ना काशी ना काबा धाम, जिसके बिना हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वो, तुम बतलाओ उसका नाम। इसका जवाब पेट्रोल है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न। एक पैर है और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। एक पैर और बाकी धोती है और वो सावन में रोती है, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर एकदम से कहती है, ऐसी तो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है छतरी। बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न। बीच कटे तो कम हो जाता, अंत कटे तो कल बन जाता। लेखक के मैं आता काम, बताओ क्या है मेरा नाम। लेखक के काम आने वाली चीज तो एक ही हो सकती है। हाँ, इसका जवाब है कलम। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न है। हरा है आटा, जिसका लाल है पराठा, मिलजुल कर सारी सखियां ने आपस में बांटा। हरा आटा लाल पराठा, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया काफी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद केक का घर कहता है, अगर तुम जवाब देने में असमर्थ हो तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से परी की छड़ी नहीं ले जा पाऊंगी। इसके बाद सोनिया इधर उधर दिमाग लगाने लगती है और फिर तभी वो तेजी से कहती है, इसका उत्तर मेहंदी है, क्योंकि मेहंदी हरी होती है और लगने के बाद लाल हो जाती है और सभी सखियां इसे आपस में एक दूसरे को लगाती हैं।
तो इसका जवाब मेहंदी ही है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ ना? अभी 5 प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर तुमने 5वें सवाल का उत्तर दे दिया तभी तुम अंदर जा पाओगी। और ये रहा तुम्हारा आखिरी प्रश्न। लोहा खींच ले ऐसी ताकत है इसमें, पर सिर्फ रबड़ से हार जाता है। खोई सुई को भी पा लेता है और निराले खेल दिखाता है। इसका उत्तर मुझे अच्छे से पता है। ये चुंबक है जो सिर्फ रबड़ के आगे ही कमजोर पड़ जाता है और निराले खेल भी दिखाता है। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। सच में तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो। बहुत कम ही लोग मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और मेरे घर के अंदर हर तरह के धन दौलत हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। इसके बाद उस मायावी केक के घर के द्वार खुल जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है, ये घर अंदर से भी देखने में कितना सुंदर है और यहाँ तो हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद है। तभी सोनिया का ध्यान टेबल पर रखी अलका परी की जादुई छड़ी पर जाता है। मुझे इन सब चीजों से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद सोनिया अलका परी की छड़ी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मायावी केक का घर कहता है, सोनिया, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ। कृपया करके इसके लिए मना मत करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। सोनिया उस मायावी केक के घर का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धन दौलत लेकर परी की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अलका परी को सारी कहानी बताती है। सच में सोनिया, उस मायावी केक के घर ने बिल्कुल सही कहा। तुम सच में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे ये छड़ी वापस कभी नहीं मिल पाती, पर तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अलका परी, मेरी माँ कहती थी, अगर मन में दृढ़ विश्वास और दिमाग में साहस भरा हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। सच में तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। ऐसा कहकर अलका परी वापस परीलोक चली जाती है। मैं इतनी सारी धन दौलत का करूंगी क्या? हाँ, मैं एक बेकरी खोल सकती हूँ, परंतु अगर मैंने बेकरी खोल ली तो मुझे रूपाली दीदी से अलग काम करना पड़ेगा। मेरे माता पिता के बाद उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तभी सोनिया को सड़क पर भीख मांगता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहे थोड़ी बहुत मुसीबतों के साथ ही सही, पर मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। इन पैसों को मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। इसके बाद सोनिया उन सभी धन दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है और वापस से रूपाली की उस छोटी सी बेकरी में हंसी खुशी काम करने लग जाती है। जादुई 3 लहंगों का घर। बहुत समय पहले की बात है। जूही और रश्मि नाम की 2 अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थी। वो दोनों एक साथ रहती तो थी, परंतु दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था। रश्मि का रंग सांवला था, परंतु वो मन से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो हर किसी से प्यार से बात करती थी और घर का ज्यादातर काम वो खुद ही किया करती थी। दूसरी ओर जूही थी, जो कि बेशक दिखने में सुंदर थी, परंतु उसकी बोलचाल, दूसरों के प्रति व्यवहार सब बहुत ही बुरा था। वो अपना ज्यादातर समय फोन में ही बिताया करती थी। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन डोरबेल बजती है। क्योंकि जूही फोन में लगी होती है, इसलिए वो ध्यान ही नहीं देती। जिसके बाद रश्मि दरवाजा खोलती है। मैडम, ये आपका पिज्जा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर किया था। पिज्जा? मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। पर मैडम, पिज्जा का ऑर्डर तो इसी एड्रेस से आया है। रश्मि, मैंने ही पिज्जा मंगवाया है। मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। पिज्जा लेकर अंदर आ जाओ। रश्मि पिज्जा लेकर अंदर आ जाती है और फिर गुस्से में कहती है, जूही, तुम खुद के साथ क्या कर रही हो? तुम इतनी बाहर की चीजें खाती हो और वो भी सारी मैदे वाली। अगर ये सब आगे भी चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बातें हैं। अब लाओ मुझे मेरा पिज्जा दो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। मैं कितना भी कह लूं, पर तुम्हारे कान पर तो जू नहीं रेंगने वाली। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पैसे बचाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनती। अगर किसी दिन कोई मुसीबत पड़ गई तो बस फिर लोगों से भीख मांगते फिरना। जूही रश्मि की बात सुनती है और उसे अनदेखा कर देती है। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं। रश्मि हमेशा घर का बना हुआ खाना खाती थी ताकि वो स्वस्थ रहे और फालतू का खर्चा भी ना हो। वहीं दूसरी ओर जूही को हर दिन कुछ न कुछ चटपटा चाहिए होता था। जहां एक और रश्मि हमेशा बचत करती थी, वहीं दूसरी ओर जूही को बचत नाम की चिड़िया से मतलब ही नहीं था। बारिश का समय था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ आंधी भी चलने लगी। बारिश और आंधी के साथ होने से दोनों ने विकराल रूप ले लिया और बहुत ही तेज आंधी और बारिश होने लगी। रश्मि और जूही दोनों घर पर ही थे। रश्मि का ध्यान जहां बाहर के मौसम पर था, वहीं जूही अभी भी फोन में ही लगी हुई थी। तभी रश्मि के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। रश्मि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक परी खड़ी है जो पूरी तरीके से भीगी हुई है। उसके पंख भी भीगने के कारण मुरझाए हुए हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। आप तो पूरे तरीके से भीग चुकी हैं। आप जल्दी अंदर आइए। ऐसा कहकर रश्मि परी को अंदर ले आती है और अपने बिस्तर पर बिठा देती है। जूही अपने फोन से एक नजर ऊपर करके परी को देखती है और फिर अपने फोन में ही लग जाती है। परी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चादर और गरम चाय लेकर आती हूँ, जिसे आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर रश्मि परी को चादर और गरम चाय देती है। कुछ देर तक परी वहीं आराम करती है और फिर कुछ देर बाद परी पूरे तरीके से सूख जाती है। अब आप ठीक लग रही हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। मैं अपनी परी लोक की परियों के साथ यहाँ पृथ्वी लोक पर आई थी। फिर अचानक इतनी तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। वो लोग तो वापस परी लोक चले गए, परंतु मैं इस आंधी और तेज बारिश में फंस गई। मेरे पंख भीग जाने के कारण मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी बंद हो गई। इसलिए मैं आश्रय की तलाश करने लगी। फिर मुझे तुम्हारा घर दिख गया। मुझे लगा था कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, परंतु तुमने दरवाजा खोला और मुझे सहारा दिया। सच में आज तुमने मेरी जान बचाई है। पता नहीं मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूंगी। इसमें धन्यवाद करने की क्या जरूरत है। इंसान में इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए कि वो सामने वालों की मदद कर सके। तुमने जो किया उसके लिए तो मैं तुम्हारी आभारी थी ही, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहते ही परी एक नक्शा प्रकट करती है और उस नक्शे को रश्मि को देते हुए कहती है, रश्मि, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, बल्कि ये जादुई 3 लहंगों के घर तक जाने का नक्शा है। इस नक्शे के बताए रास्ते पर चलने से तुम नदी पर बने जादुई 3 लहंगों के घर के पास पहुंच जाओगी। वहां बने जादुई 3 लहंगों के घर बहुत ही अद्भुत हैं। हर किसी के पास अपनी शक्तियां और अद्भुत चीजें हैं। तुम उनमें से किसी भी घर में जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब तक तुम वहां से अपनी जरूरत की चीजें लोगी तब तक सब सही रहेगा। पर जिस वक्त तुमने लालच शुरू कर दिया, उसी वक्त तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मौसम सही लग रहा है, मुझे वापस परी लोक जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। रश्मि उस नक्शे को अच्छे से देखती है और फिर सारी बात जूही को बताती है। तुम्हें पक्का पता है वो कोई परी ही थी? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो एक परी ही थी और उन्होंने ही मुझे ये नक्शा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नक्शे के बताए रास्ते पर चलकर हम जादुई 3 लहंगों के घर के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जंगल के पास का रास्ता लग रहा है। अगर तुम्हें उस परी की बात पर विश्वास है तो कल हम दोनों उन 3 लहंगों के घर को ढूंढने चलेंगे। इसके बाद अगले दिन रश्मि और जूही उस नक्शे को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो नक्शे के बताए रास्ते पर चल रहे होते हैं।
परंतु ना जाने कैसे वो भटक जाते हैं और जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। जूही, लगता है हम खो गए हैं। हम पहले भी इन चारों पेड़ों के पास से घूम कर गए थे और अब हम वापस यहीं पर आ गए हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर अब हम क्या करेंगे? हमें तो वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं है। वो दोनों इसी सोच में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वो परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और रश्मि को चिंता में देखकर उसकी मदद करने के लिए सोचती है और एक बुढ़िया का रूप लेकर रश्मि और जूही के सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों लड़कियाँ इस जंगल में क्यों घूम रही हो? ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। तुम यहाँ कैसे आई? रश्मि कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी जूही उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, कहीं तुम दोनों वो नदी के पास वाले जादुई तीन लहंगे के घरों में तो नहीं रहती हो? मैं अभी उसके पास से ही होकर आई हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं नदी के पास गई थी, वहीं मुझे वो तीनों जादुई लहंगे के घर दिखे। इसके बाद रश्मि और जूही उस बुढ़िया से जादुई लहंगे के घरों का रास्ता पूछ लेती है और उस बुढ़िया के बताए हुए रास्ते पर चलकर जादुई तीन लहंगों के घरों के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उन्हें अपने सामने तीन बहुत ही सुंदर और अद्भुत जादुई लहंगे के घर दिखाई देते हैं। ये तो सच में बहुत ही सुंदर जादुई लहंगे के घर हैं। इतने सुंदर घर तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि वो परी सच में थी। देखा, मैंने कहा था ना। ये तीसरे नंबर का घर हीरे मोती से सजा हुआ लग रहा है। मैं तो इसके अंदर जा रही हूँ। ये पहला वाला घर बहुत ही सिंपल और अच्छा सा है। मैं इसके अंदर जाती हूँ। जूही जिस लहंगे के घर के अंदर जाती है, वो घर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सोने और हीरे जवाहरात से भरा होता है। हर जगह अलग तरह के सोने के आभूषण, हीरों से बनी चीजें इधर उधर पड़ी होती है। ये सब देखकर तो जूही की आंखें चमक उठती है। यहाँ तो कितनी धन दौलत जमा हो रखी है। ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, यहाँ कितना कुछ है। अगर यहाँ की चीजों का मैं 1% बाहर लेकर चली गई तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं बैठकर राज करूंगी। ये सोचकर जूही एक थैला ढूंढती है और उसमें वहाँ रखे सोने, चांदी और हीरे के सामान भरने लग जाती है। यहाँ दूसरी ओर रश्मि जिस घर में जाती है, वहाँ उसे ढेर सारा राशन का सामान दिखाई देता है और वहीं पर उसे कुछ जरूरत का सामान भी दिखता है। क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारा राशन का सामान है। इससे तो मेरे साल भर का राशन का इंतजाम हो जाएगा और यहाँ रखा बाकी सामान भी मेरे बड़े काम आएगा। ऐसा सोचकर रश्मि वहाँ रखा राशन और कुछ जरूरत की चीजें लेकर उस जादुई लहंगे के घर के बाहर आ जाती है। इसके बाद रश्मि दूसरे जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर कुछ नहीं होता। रश्मि जैसे ही अंदर जाती है, उस जादुई लहंगे घर के अंदर से आवाज आती है, रश्मि, मैं बहुत ही गुणकारी जादुई लहंगे का घर हूँ। मेरा एक आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर स्वस्थ रख सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की बीमारी या रोग ना हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी निरोगी होकर बिताओ। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय भी बताऊंगा। रश्मि वहीं बैठ जाती है और उस जादुई लहंगे के घर की बातें सुनने लगती है और फिर जैसे ही उस जादुई लहंगे के घर की बात पूरी हो जाती है, रश्मि उस जादुई लहंगे के घर का धन्यवाद करके बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही रश्मि तीसरे जादुई लहंगे घर के अंदर जाने वाली होती है कि तभी वो तीसरा जादुई लहंगे का घर गायब हो जाता है और उस घर में गई जूही भी गायब हो जाती है। लगता है वही हुआ जिसका डर था। परी ने कहा था कि अगर किसी ने भी लालच किया तो वो जादुई लहंगे का घर गायब हो जाएगा और बहुत ही गलत हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बहन जूही। ऐसा कहकर रश्मि रोने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बाकी दोनों जादुई लहंगों के घर से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ जूही ने जो भी किया गलत किया, परंतु वो मेरी इकलौती बहन है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कृपया करके मुझे उसे वापस कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद वो कभी भी लालच नहीं करेगी और एक अच्छे इंसान बनकर रहेगी।
जूही एक अपराधी है और उसे दंड मिलना जायज है, परंतु तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने न केवल ईमानदारी दिखाई है बल्कि हमारी परी की भी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारी बात मान रहे हैं और तुम्हारी दुष्ट बहन को तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। ऐसा कहकर वो जादुई लहंगे के घर जूही को वापस से वहीं प्रकट कर देते हैं। रश्मि जैसे ही जूही को देखती है वो उसे गले से लगा लेती है और सारी बात बताती है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने लालच किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ, पर मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और अपना आने वाला जीवन रश्मि की ही तरह ईमानदारी से जीऊंगी। इसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगे के घरों का आशीर्वाद लेकर वापस से अपने घर आ जाती हैं और वहां से लाए हुए सामान की बदौलत एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करने लगती है। और अब जूही भी रश्मि के साथ घर के काम में मदद करने लगती है और एक दूसरे के साथ मिलकर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती है।